क्या आपको लगता है बिहार की तीसरे नंबर की पार्टी में इतनी क्षमता है कि बीजेपी को सत्ता से उतार सके दिल्ली में? अनम्यूट कर धन्यवाद लीजिए। धनंजय जी। किसी एक पार्टी में ताकत नहीं है, बिहार की एक नंबर की पार्टी हो चाहे तमिलनाडु की एक नंबर की पार्टी हो, किसी एक पार्टी में ताकत नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर कर दे। और इसको उस रूप में लिया भी नहीं जाना चाहिए। मैं हेमंत जी की बात से सहमत हूँ कि जो ललन सिंह ने कहा वह ये नहीं है कि जनता दल यू या जदयू कह रहा है कि हम सत्ता से बाहर कर देंगे। अब ललन सिंह की बात का मतलब इंडिया दल समूह कह रहा है कि हम सत्ता से बाहर कर देंगे। और नीतीश कुमार की या जदयू का यह कहना कि सत्ता से बाहर कर देंगे, उसकी कोशिश अगर किसी ने की है तो जदयू नहीं की। विपक्षी दलों को एक मंच पे लाने की कोशिश नीतीश कुमार ने सबसे पहले शुरू की। और उस कोशिश के पीछे मंशा यही थी कि हम आपको सत्ता से बाहर करेंगे, हम आपको सत्ता में नहीं रहने देंगे। वो बार बार कहते रहे कि जो लोग आए हैं 2024 में जो लोग चले जाएंगे। कितनी बार उन्होंने इस बात को दोहराया है। तो एक सामूहिक प्रयास की बात है वो। यह जरूर है कि जनता दल यू बिहार में कम से कम इस स्थिति में ला दिया है कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति क्या बनेगी वहां। भारतीय जनता पार्टी को बिल्कुल सही अनिल जी ने भी कहा, संजय जी ने भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी किसी न किसी का सहारा लेकर के आगे बढ़ती रही है। और न केवल बढ़ती रही है, जिसका सहारा लेके सीढ़ी पर से छत पर चढ़ने के बाद उस सीढ़ी को गिरा दिया है कि दोबारा कोई वहां नहीं जा सकता। और वह सीढ़ी को भी खत्म कर दिया। आप आज जहां पे असम पे हम लोग बार बार बात करते हैं कि असम की बड़ी भारी पार्टी हो गई है, वह असम गण परिषद के बूते वहां आई। और आज असम गण परिषद का कोई नाम लेवा नहीं है वहां। बीजेपी से अलग होकर के ही लोग अपना अस्तित्व बचा पाए। बड़े बहुत अच्छे मौके पर नवीन पटनायक इनसे अलग हो गए बीजू जनता दल लेकर के। अगर आज वो बीजू जनता दल भी रहे होते तो अभी स्थिति में नहीं होते कि वहां 4 बार के या 5 बार के मुख्यमंत्री हो जाते हो। बीजेपी में है ये, बीजेपी के लोग अपने सहयोगियों के साथ बहुत निर्ममता पूर्वक व्यवहार करते हैं। अगर आप उनके उपयोग के व्यक्ति नहीं है तो फिर आपकी कोई कदर नहीं है। वो अपने संगठन में ही करते हैं। अपने संगठन में भी आप याद कीजिए कि आज आपको पता है कि बंगारू लक्ष्मण कहाँ है। पहले पीछे और अतीत में चले जाइए तो किसी को पता है कि बलराज बधोक साहब कहाँ थे। आज कोई याद करता है कि कुछ कहा आपने संजय जी? गोविंदाचार्य सबसे फेमस। गोविंदाचार्य जी कहाँ है? संजय जोशी कोई नाम ले रहा है? छोड़ दीजिए, इन लोगों का नाम चले तो नेपथ्य के पीछे रहने वाले हैं। आडवाणी जी तो पार्टी का झंडा लेके चलते रहे। आज पार्टी के किसी प्रमुख कार्यक्रम को उनकी शक्ल देखते हैं आप? तो जो लोग अपने सदस्यों के प्रति जिन्होंने जो नींव के पत्थर है उनके प्रति इतने निष्ठुर हैं, तो उन सहयोगियों के प्रति कैसे सदाशयी हो सकते हैं जिनके बूते वो आगे बढ़े हैं, जिन्होंने इस पार्टी को जिंदा रखा, जिन्होंने इस पार्टी को लेकर के एक 0 सीट के बावजूद भी वो पार्टी कार्यकर्ता बने रहे। उनको भी ये पार्टी अब याद करने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि उनका कोई महत्व नहीं रह गया। तो ये इनकी कार्यशैली में शामिल है। यही स्थिति है। यह बहुत ही अच्छे समय पर नीतीश कुमार को तो श्रेय दिया जाना चाहिए कम से कम कि भारतीय जनता पार्टी के साथ एनडीए में रहने के बावजूद उन्होंने कम से कम उनके हिंदुत्व के एजेंडे को लागू नहीं होने दिया। बिहार को सांप्रदायिक राजनीति का केंद्र नहीं बनने दिया। सांप्रदायिकता के जितने भी एजेंडे थे भारतीय जनता पार्टी को, उसको बिहार में नहीं पनपने दिया। ये तो इस बात के तो नीतीश कुमार को श्रेय दिया जाना चाहिए। और केवल भारतीय जनता पार्टी को बढ़ाने के आलोचना के केंद्र में नीतीश कुमार जी क्यों, उसके पहले जयप्रकाश जी क्यों नहीं होने चाहिए? उसके और पीछे चले जाइए तो चिमन भाई पटेल गुजरात में क्यों नहीं होने चाहिए? उसके और पीछे चले जाइए तो ये विश्वनाथ प्रताप सिंह जी क्यों नहीं होने चाहिए? विश्वनाथ प्रताप सिंह जी तो उनकी सरकार चलाई, उनके समर्थन से अपनी सरकार चलाई उन्होंने। सवाल है ना कि ये तमाम लोग उसके लिए। और आज जब यह भारतीय जनता पार्टी का यह स्वरूप उभर करके सामने आ गया, तब लोग आत्मावलोकन करने के लिए बैठे हुए हैं कि हमसे कितनी बड़ी गलती हो गई। किस तरह के राजनीतिक दल को हम लोगों ने प्रश्रय दिया या अपने साथ रखा। आप अपने अगर मैं अपनी स्मृतियों में याद करूं तो मुझे नहीं याद है कि भारतीय जनसंघ को कोई बहुत आदर पूर्वक देखता था या सामान्य लोगों की पार्टी मानी जाती थी। उस समय भी कहा जाता था कि यह बनियों की पार्टी है, कभी भी ये मैंने कभी नहीं माना गया कि जनता से जुड़े हुए लोग हैं ये, या जनता के सरोकार से जुड़े हुए लोग हैं, प्रभुत्वशाली लोग। उनके साथ आया कौन?
आप याद कीजिए, जो बड़े बड़े लोग थे उनकी पार्टी में शामिल हुए आगे चल करके, जो स्वतंत्र पार्टी चलाए नहीं चल पाई चले आए, हिंदू महासभा चलाए नहीं चल पाई चले आए, ऐसे ऐसे लोग इस पार्टी में शामिल हुए। कोई भी आंदोलन से निकला हुआ नेता इस दल में शामिल नहीं हो रहा था। और मुझे अपने अच्छे समय याद है, कोई इस पार्टी को इस रूप नहीं लेता था कि यह एक ऐसी पार्टी है जो जनता के लिए लड़ रही है। डॉक्टर लोहिया को लोग इसलिए याद करते हैं कि डॉक्टर लोहिया ने लोगों के लिए संघर्ष किया, सड़क पे लाठियां खाई, जेल गए। इनका क्या क्या हुआ? तो और जिस तरह के लोगों के बीच में जिस तरह की चर्चाएं चलाते थे आरएसएस के माध्यम से, लोगों ने कभी उसको अच्छा नहीं माना। बात कुछ करके काम कुछ करने वाली राजनीति उन्होंने की, और आज इसीलिए है कि इतने बड़े पैमाने पर लोगों के मन में आक्रोश पैदा हो गया। आज भी यह पार्टी अपने गवर्नेंस की बात नहीं करती है। आज भी यह बता रही है कि जवाहरलाल नेहरू ने कौन सी गलती की थी। आज भी यह पार्टी बता रही है कि लाल बहादुर शास्त्री ने कौन सी गलती की थी। आजादी के इतिहास को तोड़ मरोड़ के पेश करने का काम नेताओं को अविश्वसनीय बनाने की राजनीति आज भी करते हैं। महुआ मोइत्रा का प्रकरण क्या है? वो उसी परिपाटी का सिलसिला है ना। आप अगर आपको महुआ मोइत्रा से कोई शिकायत है तो उनके बारे में शिकायत कीजिए, उसकी जांच कराइए। लेकिन उसके निजी जीवन के फोटो को वायरल करना, बड़े व्यापक पैमाने पर ट्रेंड कराना, उसका ये कौन सी राजनीति है? तो यह इसी तरह की राजनीति में लोग माहिर है। इसको बहुत नीतीश कुमार को श्रेय दिया जाना चाहिए कम से कम, कि बिहार की राजनीति में इन चीजों को पनपने नहीं दिया। और ललन सिंह की बात को केवल आप जदयू की बात मत कीजिए। आप ये मत कहिए कि भारतीय बिहार की एक छोटी सी पार्टी उनको सत्ता से बाहर कर पाएगी नहीं कर पाएगी। आज नीतीश कुमार भारतीय राजनीति में विपक्षी एकता के एक नंबर के चेहरा है। वो वे व्यक्ति हैं जिन्होंने इस पूरी मुहिम को शुरुआत की और अंजाम तक पहुंचाया, और तमाम अविश्वसनीय बातों के बावजूद कम से कम उन्होंने इस पूरे गतिविधि को बनाए रखा। भारतीय मैं हेमंत जी से इस बात पे अभी भी असहमत हूं। ये कह रहे हैं कि अभी भी उनको पार्टी में लाने की बात कही जाती थी, आज भी कही जाएगी। ये छोड़ेंगे नहीं। ये नेताओं को अविश्वसनीय बनाना इनकी कार्यशैली में शामिल है। ये अभी भी कहेंगे कि अरे बस नीतीश जी आने ही वाले हैं मेरे साथ, बस मौका इनको, किस मौके पर कौन सी बात कहनी है। ये केवल और केवल लोगों को विश्वसनीय बना करके राजनीति कर। आप बताइए ना कि आप पूरी की पूरी राजनीतिक व्याख्या कर लीजिए यार। आखिर राहुल गांधी को पप्पू बनाने की जरूरत क्यों थी आपको? अगर आप मुझे बताइए कि राहुल गांधी ने ऐसा कौन सा काम किया था ये जिससे आप उनको कहिए कि ये पप्पू है। एक पार्टी का नेता, आक्रामक तरीके से सरकार के खिलाफ खड़ा होने वाला व्यक्ति, सरकार के की आलोचना करने वाला, संसद में मौजूद रहने वाला व्यक्ति, उसको आपने पप्पू बना के लोगों को सालों साल तक आपने उसको विश्वसनीय बनाए रखा, क्योंकि लगता था आपको कि कभी किसी भी दिन यह लोगों के बीच में जन विश्वास कायम करने में यह पार्टी सफल हो जाएगी, ये नेता सफल हो जाएंगी। इनकी एक लीगेसी है जो इनके साथ साथ चलती रहेगी। तो नेताओं को विश्वसनीय बनाना इनकी कार्यशैली में शामिल है, और जो लोग पहचान जाते हैं वो तुरंत इनके साथ किनारा कर लेते हैं। आप AIADMK को धन्यवाद दीजिए कि वो बहुत मौके से इनसे अलग हो गए। नहीं, तमिलनाडु में कोई नाम लेवा नहीं बचता उनका काम। इसी तरह के लोग हैं। मेरा अपना मानना है कि जो आक्रामकता ललन सिंह ने दिखाई है या जदयू ने दिखाई है, अगर आप भारतीय जनता पार्टी से लड़ना चाहते हैं तो आपको यह आक्रामकता दिखानी पड़ेगी। आपको खुल करके सामने आना पड़ेगा, और सरकार को के खिलाफ जो बातें आप कर रहे हैं उन बातों को लेकर के लोगों के बीच में जाना पड़ेगा, क्योंकि यह सरकार और यह सत्तारूढ़ दल आपको ही विश्वसनीय बनाने का प्रयास करेगी। जो ये बात कर रहे हैं उसको आप मानिए ही मत। इसलिए आवश्यक है कि एक सामूहिक जो प्रयास इंडिया दल समूह के रूप में लोग कर रहे हैं वह फलीभूत होता हुआ दिख रहा है। अभी भी यह इसी का परिणाम यह है कि राष्ट्रीय पैमाने पर इस सरकार के खिलाफ एक राजनीतिक माहौल बना, और आज विपक्षी दल इस सरकार के खिलाफ आक्रामक तरीके से लोगों के सामने है। और यह सबको पता है कि किसी भी दल के साथ इनका गठबंधन हुआ, उस गठबंधन वह पार्टी चलने नहीं पाई, वह इनके साथ साथ पनप नहीं पाई, उसको उन्होंने कोई स्पेस नहीं दिया। क्यों? कि वैचारिक स्तर पर एक थे ही नहीं कभी। इनका हिंदुत्व का एजेंडा था, अन्य किसी भी दल का हिंदुत्व का एजेंडा नहीं था। उस वैचारिकता की दूरी की वजह से लोग ये अब किसी को स्वीकार नहीं कर पाए, और केवल न केवल कंधों का लोगों इन्होंने प्रयोग किया, और जिस झापा के जो माहौल बनाने की कोशिश की उन्होंने बना लिया।
गुजरात के समाज के उन्होंने जिस तरह की प्रयोगशाला वहां बनाई वो आपके सामने है। अब धीरे धीरे एक राजनीतिक माहौल बन रहा है वहां कम से कम कांग्रेस ने उस फील्ड को छोड़ा नहीं, अपनी जिस राजनीति को लेकर चल रही थी वो चलती रही, अभी भी आज बनी हुई है। आम आदमी पार्टी ने जाकर के भी एक राजनीतिक मंथन शुरू किया। तो कम से कम आज ये स्थिति है कि आधे दर्जन संसदीय क्षेत्रों में दोनों दलों की ताकत भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा हो गई है। यह एक इसलिए आवश्यक है ये। तो मैं इस बात को मानता कि ललन सिंह की बात जनता दल की बात नहीं है, यह इंडिया दल समूह की बात है। और इंडिया दल समूह ने जो कार्यशैली अपनाई हुई है, मुझे लगता है कि वो भारतीय जनता पार्टी के सामने बड़ी राजनीतिक चुनौती है। क्या लग रहा है आपको 2024 में मोदी जी जिन सवालों की बात हेमंत कुमार कर रहे हैं, ढेर सारे सवालों के जवाब नहीं दिए हैं, मोदी जी सवालों के जवाब नहीं देते हैं, क्या 2024 में जवाब दे देंगे वो? मुझे लगता है जाते जाते सबको जवाब दे के जाएंगे। क्या लग रहा है? वो जवाब क्यों देंगे? जवाब तो 2014 से नहीं दे रहे हैं, कभी आज तक उसे कोई प्रश्न पूछने की साहस नहीं करता, और आप कह रहे हो जवाब देंगे। जवाब देने का माहौल उन्होंने कहीं बनने नहीं दिया। नहीं, आखिर में सब कर जाते हैं, आखिर में वो सब कर जाते हैं। पहले पत्नी नहीं स्वीकार कर रहे थे, आखिरी चुनाव में 2019 में पत्नी स्वीकार कर लिया, फिर जाति की भी बात कर ली, फिर फलाना भी कर लिया, इसलिए बोल रहा हूँ। नहीं, जाति की बात तो शुरू से कर रहे हैं, जाति की बात तो उन्होंने हमेशा किया। यहाँ की उससे तो कभी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के सामने जो जाति के सर्वेक्षण का मामला है, यह गले की हड्डी हो गई। अगर भारतीय जनता पार्टी इस जाति सर्वेक्षण से सहमत नहीं है तो सर्वेक्षण को गलत बताने के बजाय कहे कि यह सर्वेक्षण को ही हम खारिज करते हैं, हम इसके साथ नहीं है। और जो अभी ऑल पार्टी मीटिंग बिहार में हुई, उसमें उनको खड़ा होकर कहना चाहिए था कि जो आपने कार्रवाई की है ये सार्वजनिक धन का दुरुपयोग है, समाज के हित में नहीं है, देश के हित में नहीं है, राज्य के हित में नहीं है, हम इसको स्वीकार करते हैं। तो सुशील मोदी जी कहते हैं कि साहब जाति जनगणना भारतीय जनता पार्टी ने कराई। ये गिरिराज सिंह साहब कहते हैं कि भारतीय नीतीश कुमार जाति सर्वेक्षण के नाम पर समाज में गलतफहमी पैदा करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि ये हिंदू समाज को बांटने की कोशिश है। जो उनके समर्थक लोग हैं वो कहते हैं कि साहब ये सर्वेक्षण ही गलत हुआ है, लेकिन हम ओबीसी के साथ हैं, हमने ओबीसी को कमीशन को संवैधानिक दर्जा दिया, हमने किया, हमने वो किया, तमाम तरह की भी बात करते हैं। एक राय नहीं दे पा रहे हैं वो, इसलिए वो गले की हड्डी हो गई है। आप साफ साफ कहिए कि आप इसके पक्ष में हैं या नहीं है। यह जो जाति सर्वेक्षण हुआ है, यह जाति सर्वेक्षण का समाज को फायदा मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, इसके बारे में आप बात कीजिए। लेकिन आप इस बात को स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि जिस समय आप इसको स्वीकार कर लेंगे उस समय आपका हिंदुत्व का जो एजेंडा है वो खत्म हो जाएगा। और नीतीश कुमार ने इस सर्वेक्षण को सामने ला करके उस एजेंडे को ही खारिज कर दिया, वो विमर्श से ही गायब हो गया। अब ये कोई बात नहीं करने वाला है कि साहब हिंदुओं के ऊपर खतरा है, इनकी जनसंख्या बढ़ती, अल्पसंख्यकों की जनसंख्या बढ़ती चली जा रही है, हम पराधीन हो जाएंगे, फिर मुगल आ जाएंगे, पता नहीं क्या क्या जो कहानी लोग सुनाते हैं, अब ये कहानी बंद हो गई। तो जो हिंदुत्व का एजेंडा था वो खत्म हो। अब सवाल ये आया कि जब अगर ये पिछड़े लोग हैं, एक राज्य में इतनी संख्या इनकी है, पूरे देश में पता कर लीजिए कितने पिछड़े हैं वो, और उन पिछड़ों के लिए आपके राज्यों में आपने क्या क्या किया ये बता दीजिए। अगर आप पिछड़ों को सशक्त करना चाहते हैं, अगर आपने सर्वेक्षण के आधार पर या प्राप्त जानकारी के आधार पर कोई योजना लागू किए होते, तो कम से कम जिन किसानों को आपने सम्मान निधि दिया था उनसे वसूली की नौबत तो नहीं आती ना। शुरुआत में याद कीजिए कितने लोगों को आपने दिया, 13 करोड़ लोगों को, 8 से 10 करोड़ लोगों से वसूली हो रही है, क्या आप उसके पात्र नहीं है? तो यह सूचना के अभाव में योजनाओं को लागू करने का दुष्परिणाम है। अब जो व्यक्ति पैसा आपसे ले चुका, कहीं खर्च कर लिया किसान, अब वो आपको बटोर करके फिर नया कर्जदार बने, आपका पैसा वापस करे, और नहीं तो कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़े, उसके खिलाफ मुकदमा हो जाएगा। या अगर आप ये कहते हैं कि साहब आरक्षण की आवश्यकता, तो आरक्षण किसको मिलना चाहिए? जो अभी हेमंत जी ने कहा कि एक जाति है जिसके 41% उसमें साक्षरता दर है, तो उसका अपेक्षा कैसे मान लेंगे? अगर इस तरह के अन्याय हुए हैं तो उसको खत्म कैसे किया जाएगा? अगर आप ये कहते हैं कि 1200 से अधिक ऐसी जातियां हैं जिनको आरक्षण का लाभ आज तक नहीं मिला, तो यह विसंगति दूर कैसे होगी? अगर आप आरक्षण के पक्ष में हैं
और आरक्षण जरूरी है समाज के लिए। जो समाज में सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोग हैं, उनको आगे लाने के लिए सरकार का संरक्षण और सहयोग आवश्यक है। तो किनको मिलना चाहिए, इनकी पहचान कैसे की जाएगी? आप इसको हिंदू मुसलमान आरक्षण विरक्षण के से किनारे कर दीजिए। एक सांख्यिकी आई है, उस सांख्यिकी बदौलत अब आगे बढ़िए। आपको भय है कि जिन लोगों को पिछला नीतीश कुमार का संरक्षण बता रहा है, उनके लिए आपने कुछ किया नहीं। आप अपनी उपलब्धि के नाम पर केवल ये बताते हैं कि हमने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बना दिया। इससे किस समाज का सशक्तिकरण हो गया? किसकी आय बढ़ गई? किसके जीवन में गुणात्मक परिवर्तन आ गया? किसको रोजगार के अवसर मिल गए? आप ये बता रहे हैं कि हम अयोध्या में बड़ा भारी मंदिर बना रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। उससे समाज के सशक्तिकरण का के हालात कहां बन गए? सरकार मंदिर और कॉरिडोर बनाने के लिए थोड़े होती है। सवाल ये पैदा किया, इस सर्वेक्षण ने कई सवाल पैदा किए, और वो सवाल सीधे सीधे गवर्नेंस से जुड़े हुए हैं। और उस गवर्नेंस की बात ना करके जो आप एक नैरेटिव बनाने का कोशिश करते थे, उस नैरेटिव को खत्म कर दिया इस सर्वेक्षण में। इसीलिए वो किसी बात का जवाब नहीं देंगे, एक नई तरह की बात करने की कोशिश करेंगे। और उस कोशिश को मैंने वो प्रमाण चढ़ नहीं रहा, लोग स्वीकार नहीं कर रहे हैं। जो जिनके सामने रोजी रोटी का सवाल है, वो अपनी रोजी रोटी के सवाल को लेकर गंभीर है, और सरकार को की जिम्मेदारी यह है कि उन लोगों के रोजी रोटी की समस्याओं के समाधान के लिए क्या किया, आपको ये बताना है, और आप उस पर बात करने के लिए तैयार नहीं है। इस सर्वेक्षण ने इन सवालों को आगे कर दिया, क्योंकि उन्हीं सवालों को सामने रख करके आप सत्ता में आए थे। आप एक नए भारत के निर्माण का सपना दिखा करके सत्ता में आ पाए थे। तो ये किसी सवाल का जवाब नहीं देंगे, इसे ही घुमाते रहेंगे। और इसमें समस्या यह है ना कि तरह तरह के लोग हैं, एक ही पार्टी में के लिए काम करने वाले कई संगठन हैं, और अलग अलग भाषा बोलते हैं वो, और वो तुरंत एक दूसरे से अपने आप को अलग कर लेते हैं कि नहीं नहीं साहब, हमारी बात नहीं है, उनकी बात, उनकी बात नहीं, उनकी बात है। आप अभी तक जाति सर्वेक्षण के पर भारतीय जनता पार्टी को एक स्पष्ट राय रख देनी चाहिए थी कि यह सर्वेक्षण जो कराया गया, यह ठीक था या नहीं ठीक था, या सार्वजनिक धन का दुरुपयोग था। आपने पहले बात बता दीजिए, आप गलत हुआ सही हुआ, किस आधार पर आप कह रहे हैं गलत हुआ या सही हुआ? क्या आपने कराया है? अगर जो भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी लोग वो कह रहे हैं, ये जो आप सवाल कर क्या आपने कराया, सपने में भी तो आता है, मेरा मन भी तो करता है। जो आंकड़े कर रहा है वो गलत कर रहा है। वही मन ही करता है ना, हर जगह मन ही कर रहा है। इनका मन ही बता रहा है लोगों को, या लोगों को समझाने का प्रयास कर रहा है कि अल्पसंख्यकों की संख्या बढ़ती चली जा रही है, हम तुरंत अभी आने वाले दिनों में हमारी संख्या खत्म हो जाएगी। और जो आंकड़े हैं उससे अलग है, जो सांख्यिकी है उससे अलग है, उसको सपोर्ट ही नहीं करती। जो कोई बात आप करते हैं उसके पक्ष में अगर आपके पास आधार है, तथ्य है, वो रखिए। तो अभी तक तो भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को ही घूम रही है। करे क्या? यह हिंदू समाज, क्या ये जो जाति सर्वेक्षण हुआ है बिहार में, वह हिंदू और मुसलमानों को अलग करके हुआ है? उसमें मुसलमान शामिल नहीं है? क्या मुसलमानों के पिछड़ेपन का आकलन नहीं किया इस सरकार ने? तो हिंदू मुसलमान कहां से हो गया? मतलब मुसलमानों में 35-40 जातियां हैं, ये पता चला। लोगों को लगता था मुसलमान में एक ही जाति है, मुसलमान में 40 जातियां, ये पता चला। अब बताइए, तो सवाल है ना कि जो सवाल पैदा किया है इस सर्वेक्षण ने, उस सवाल का जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी के नैरेटिव को इस सर्वेक्षण ने बुरी तरह से प्रभावित किया। आपके पास अपने गवर्नेंस के नाम पर कहने के लिए कुछ नहीं है, और जो विपक्ष का नैरेटिव है उसका कोई जवाब आपके पास नहीं है। एक अलग तरह की राजनीतिक चुनौती सत्तारूढ़ दल के सामने खड़ी हुई है। और जो इंडिया दल समूह जिस तरीके से जाति सर्वेक्षण पर एक भाषा बोल रहा है, यह सबसे बड़ी चुनौती इनके लिए बन गई है जी। इसका क्या जवाब देगा? तो आप यह उम्मीद मत कीजिए कि 2024 आते आते कि इस सवाल का जवाब देंगे। इस सवाल में ही यही बताएंगे कि देखिए ये जो पूछा गया इसमें मात्रा की गलती है, यहाँ फुल स्टॉप होना चाहिए तो यहाँ क्वेश्चन मार्क है, यहाँ हाइफन नहीं लगा है, यहाँ कामा नहीं लगा, ये बताते रहेंगे। वो उस सवाल को ही अविश्वसनीय बनाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि उस सवाल का जवाब नहीं है। और इस तरह के सवाल इनकी गतिविधियों से ही पैदा हुए हैं। आपको अगर आप अपने 10 साल के गवर्नेंस की चर्चा करते तो मुझे लगता है किस तरह की बात नहीं आती। आप ये बताते कि आप पिछड़ों को आगे बढ़ाने के लिए आपने क्या किया है। अगर आपके पार्टी का एक मुख्यमंत्री ये कहता हो कि मुझे 10 साल तक मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए, और आप चुप रहेंगे,
और आप देश बनाने चले हैं। इजराइल और गाजा की समस्या को लेकर के आप चिंतित हैं कि उत्तरी गाजा से दक्षिणी गाजा लोगों को क्यों भेजा जा रहा है, और आपके अपने देश में इस तरह की बात की जा रही है, इसके ऊपर आप बात नहीं करेंगे और अपने आप को संवेदनशील नेता ही बताएंगे। आप ये बताएंगे कि पूरे मानवता की रक्षा के लिए आप संकल्पबद्ध हैं। तो कैसे लोग आपको मान लेंगे? मणिपुर में आग लगी हुई इसकी बात आप नहीं करेंगे और इजराइल के पक्ष में खड़े हो जाएंगे। आगे पार्टी के लोग जुलूस निकालेंगे कि हम इजराइल के साथ खड़े हैं। सवाल ये नहीं है ना। आप ये मान के चलते हैं कि लोगों की स्मृतियां बहुत ही क्षणिक होती है। ऐसा है नहीं। और दौर होता था कि लोगों को किताब, अब तो तुरंत गूगल बाबा लोग करते हैं, पढ़ने लगते हैं, बांचने लगते हैं वहीं। अब लोगों के सामने उनकी स्मृतियों को, उनकी बातों को सामने लाने बहुत देर नहीं लगती है। इसलिए आप ये बिल्कुल, अगर आप धनंजय जी इस उम्मीद में बैठे हुए हैं और आप चर्चा करा रहे हैं कि आपको 2024 में कोई जवाब मिलेगा, तो इस उम्मीद को छोड़ दीजिए। आपकी सेहत भी ठीक रहेगी और आप कम से कम मुतमईन रहेंगे कि हम क्या सोच रहे हैं।